राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी असम में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत एक नए विकास यात्रा पर हैं और यह समिट असम की अपार संभावनाओं को वैश्विक स्तर से जोड़ने की पहल है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत की ऐतिहासिक समृद्धि में अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य में यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करेगा। उन्होंने असम सरकार को इस आयोजन के लिए बधाई दी और 2013 में कही अपनी बात दोहराई कि जल्द ही ए फॉर असम एक नया आदर्श बनेगा। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं। मैं असम सरकार को, हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे याद है 2013 में मैं चुनाव अभियान के लिए आसाम का दौरा कर रहा था, तो एक सभा में ऐसे ही मेरे मन से एक शब्द निकला था और मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं जब लोग अल्फाबेट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे ए फॉर आसाम। साथियों, आज हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स, उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है, जो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस गवर्नेंस पर है जो लगातार रिफॉर्म कर रही है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। साथियों, भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच आज हम सभी यहां असम में जुटे हैं, मां कामाख्या की धरती पर जुटे हैं। भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 2.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने
आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया। असम सरकार यहाँ एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है। बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहाँ कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे, यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज। लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं। हमने इनमें से एक ब्रिज का नाम भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है। यह पश्चिमी दिल्ली का कीर्तिनगर थाना, जिसमें प्रवेश करते ही आपको सामने नजर आएंगे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कीर्तिनगर थाना को वर्ष 2023-24 में अपराध नियंत्रण एवं सुचारू रूप से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने दिल्ली की कीर्तिनगर थाना प्रभारी संजीव डोडी को यह पुरस्कार प्रदान किया। ज्ञात रहे कि कीर्तिनगर थाना वर्ष 2015-16 में दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ थाना का खिताब भी जीत चुका है। उस समय एसएचओ अनिल कुमार शर्मा थे और अब 8 वर्ष बाद एसएचओ संजीव कुमार डोडी के नेतृत्व में कीर्तिनगर थाना को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम के दिल्ली स्टेट न्यूज हेड एवं संपादक, इंडिया दर्पण, दैनिक मदर इंडिया मंगलवार को कीर्तिनगर थाना पहुंचे। वहां उन्होंने एसएचओ संजीव डोडी एवं एडिशनल एसएचओ मनीष कुमार यादव को भारत माता की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। बातचीत के दौरान एसएचओ संजीव डोडी ने बताया कि देश के प्रथम गृह मंत्री की यह आदमकद तस्वीर पुलिस कर्मियों में नई ऊर्जा का संचार करने का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि कीर्तिनगर थाने के पुलिस कर्मियों ने दिन रात परिश्रम कर इस थाने को एक नया स्वरूप दिया है, जिसके लिए थाने के सभी पुलिस कर्मियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। इसका परिणाम है कि आज थाना इस मुकाम पर पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि इस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक कानून का सम्मान करे और यदि उन्हें कहीं भी किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि की जानकारी प्राप्त होती है तो वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त की भांति पुलिस को इसकी सूचना दें, ताकि अपराध नियंत्रण की दिशा में उचित कार्रवाई की जा सके। एसएचओ संजीव डोडी ने संपादक ललित सुमन को वह रनर अप कप भी दिखाया जो उन्हें प्राप्त हुआ है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद तस्वीर के सामने उन्होंने कहा कि जब तक वह यहाँ बतौर एसएचओ कार्यरत हैं, कानून का शासन स्थापित करने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र के सभी लोगों में कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो। एसएचओ संजीव डोडी को 31 मार्च 2024 को कीर्तिनगर थाने का एसएचओ बनाया गया था। अपने 1 वर्ष के कठिन परिश्रम एवं दूरदर्शिता के बल पर उन्होंने कीर्तिनगर थाने को एक बार फिर से सम्मान दिलाने में सफलता प्राप्त की है, जो मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए गर्व की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत मंडपम में भारतीय तटरक्षक अलंकरण समारोह में भाग लिया, जहां बहादुरी और सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान किए गए। उन्होंने इन पदकों को तिरंगे के समान और अटूट संकल्प का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री ने तटीय सुरक्षा, बचाव अभियानों और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है और इसे सामरिक सुरक्षा के कई खतरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय तटरक्षक एक मजबूत और कुशल समुद्री सेना के रूप में उभरी है। जिस प्रकार से आप लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी कर्तव्य परायणता को सर्वोपरि रखते हैं, वह सचमुच अनुकरणीय है। मैंने देखा कि आप लोगों ने किस तरह डिस्टिंग्विश्ड सर्विस करते हुए कोस्टल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस, रेस्क्यू ऑपरेशन और नशीले पदार्थों के कैप्चर में साहसिक कार्यों को आप सभी ने अंजाम दिया है। सुनामी हो या कोविड हो, भीषण समुद्री तूफान हो या दुश्मन देश से आते हुए कॉन्ट्राबांड, आपने हमेशा उनका सामना करते हुए वयम रक्षामः को परिभाषित किया है। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस मंच से लेट कमांडेंट सौरभ को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं,
जिन्होंने बीते माह में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसके पूर्व भी विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान उन्होंने अपनी अप्रतिम वीरता और साहस का परिचय भी दिया है। कमांडेंट सौरभ को उनकी वीरता के लिए तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया गया है। मैं एक बार पुनः लेट कमांडेंट सौरभ की स्मृति को नमन करता हूं। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना से लेकर अब तक हम इसकी यात्रा पर नजर डालें तो हम यह देखते हैं कि एक छोटी शुरुआत से बढ़ते हुए यह फोर्स आज एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में विकसित हुई है। आज हमारी कोस्ट गार्ड दुनिया की सबसे परफेक्ट एंड एफिशिएंट मेरिन फोर्सेज में से एक है। हमारे कोस्ट गार्ड को न केवल हमारे देश के भीतर बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी के बीच भी ट्रस्टवर्दी फोर्स के रूप में देखा जाता है और यह इंडियन कोस्ट गार्ड की निश्चित ही एक बहुत शानदार उपलब्धि है। इसके लिए भी अपने इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ज्योग्राफिकली भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। इसके आसपास नए नए थ्रेट्स इमर्ज होते ही रहते हैं और मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड उन थ्रेट्स को टैकल करने के लिए लगातार प्रोएक्टिव होकर अपने जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत की सामरिक क्षमता को इंश्योर करने में इंडियन कोस्ट गार्ड एक की प्लेयर है। साथियों, किसी भी राष्ट्र की सामरिक सुरक्षा के सामने 2 तरीके के थ्रेट्स आते हैं। पहला थ्रेट युद्ध का होता है। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के थ्रेट से निपटने के लिए हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। लेकिन सामरिक सुरक्षा के सामने जो दूसरा थ्रेट है उसका सामना हमें रोज करना पड़ता है। पायरेसी, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग जैसे थ्रेट्स हमारे सामने रोज ही आते रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के चैलेंजेस हमारे मेरीन बॉर्डर से भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में हमारी मेरीन फोर्सेस स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड को हमेशा अलर्ट रहना ही पड़ता है। यह हम सबके लिए बड़ी राहत की बात है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी इन जिम्मेदारियों को हमेशा बखूबी और पूरी कुशलता के साथ निभाया है। भारतीय तटरक्षक ने हमेशा हमारी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। साथियों, मुझे बताया गया कि पिछले 1 वर्ष में इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कोस्ट गार्ड ने 14 बोट्स और 15 पायरेट्स को हिरासत में लिया और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ करीबन 37,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी जब्ती भी की है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड ने कई बचाव अभियानों के अंतर्गत 169 लोगों की जान बचाई है। 29 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है। ये उपलब्धियां केवल आंकड़े भर नहीं है। मैं मानता हूं ये सभी आपके साहस और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण की यह एक जीती जागती कहानी है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कोस्ट गार्ड ने यदि अपनी कर्तव्य निष्ठा और साहस का परिचय न दिया होता तो ये सारे थ्रेट्स जो दिखने में आम लग रहे हैं, इनका इम्पैक्ट भारत पर निश्चित रूप से बहुत ही बुरा होता। किसी को पता नहीं कि यदि इलीगल तरीके से ड्रग्स भारत में आए तो भारत के किस क्षेत्र में जाकर किस बच्चे को प्रभावित करे और हम लोग उस बच्चे के रूप में कितना बड़ा टैलेंट खो देंगे। इन चीजों का आकलन संभव नहीं है। यदि स्मगलिंग के माध्यम से हमारे देश में इलीगल आर्म्स एंड वेपन्स आ गए तो वह किन क्षेत्रों में किन लोगों के हाथों में पड़ेंगे, फिर वह लोग समाज में कैसी अव्यवस्था पैदा करेंगे, कितने लोगों को वह गुमराह करेंगे, इसका अंदाजा भी लगा पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप समुद्री सीमाओं पर अलर्ट रहकर सिर्फ भारत में हो सकने वाले इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को ही नहीं रोकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप भारत की संप्रभुता और हमारी आंतरिक सुरक्षा पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। साथियों, हमारे सामने वर्षों से जो कन्वेंशनल थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए आप सभी हमेशा अलर्ट रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे सामने अब चैलेंजेस भी अलग तरीके से आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस दौर में हमारे सामने ऐसी भी चुनौतियां आ रही हैं जो अनकन्वेंशनल हैं। साइबर अटैक्स, डाटा ब्रीच, सिग्नल जैमिंग, राडार डिसरप्शन, जीपीएस स्पूफिंग जैसे अनेक टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स से हमारे मेरीन फोर्सेज स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड को दो चार होना पड़ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सामने एक और कन्वेंशनल खतरे हैं तो दूसरी ओर न्यूली इमर्जिंग थ्रेट्स भी हैं। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India
with the finest fabric catering to all segment of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मध्य प्रदेश के रतलाम में सोमवार को 1000 से अधिक यात्रियों वाली डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का इंजन अलग हो गया, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कचरे के स्रोत पर ही उसे अलग करना पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान असम की अर्थव्यवस्था का मूल्य दोगुना होकर 6 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह डबल इंजन सरकार का असर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा सत्र में विवादास्पद उत्पाद शुल्क नीति पर नियंत्रक एक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट पेश की। मंगलवार सुबह बंगाल की खाड़ी में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में महसूस किए गए। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए 12 रेड माइनर्स की एक विशेषज्ञ टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या में कथित गिरावट को लेकर आरोप लगाया कि सबका साथ सबका विकास का नारा कमजोर वर्गों के अरमानों का मजाक उड़ाता है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण के स्तर में गिरावट के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत चरण 2 के प्रतिबंधों को रद्द कर दिया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के कम से कम 12 विधायकों को अब खत्म हो चुकी शराब नीति पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट पेश करने पर हंगामे के कारण विधानसभा सत्र से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दावों को सही साबित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28% से अधिक भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था, जिससे पैसा मध्यस्थों की जेब में जा रहा था। साथ ही शराब की कालाबाजारी और तस्करी के कारण सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। आतिशी ने ठेकेदारों पर लागत मूल्य की गलत गणना कर मुनाफा कमाने और ब्लैक मार्केटिंग के जरिए भ्रष्टाचार करने के भी आरोप लगाए। आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर 2017 से लेकर 2021 तक की ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उस पर है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार
हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। क्या कहती है ये सीएजी रिपोर्ट? ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार दो तरीके से हो रहा था, कि कितनी शराब बेची जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार था, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता था वो हर बॉटल के हिसाब से आता था। तो जो, और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे। वो क्या करते थे? बॉटल बाय बॉटल जब एक्साइज कैलकुलेट होता था तो वो फर्जीवाड़ा करते थे ये दिखाने में कि कितनी बोतलें बेची गईं। अगर आप इस सीएजी रिपोर्ट के चैप्टर 5 पेज 44 पे देखिएगा तो ये बताते हैं कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे। कितनी शराब बेची जा रही थी उससे 28% कम की रिपोर्टिंग हो रही थी और इन दलालों की जेब में पैसा जा रहा था। दूसरी बात, ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी के लोगों के पास इन शराब के ठेके थे। आप इस सीएजी रिपोर्ट की पेज 59 पे देखिए तो सीएजी रिपोर्ट बार बार कह रही है कि जिनके पास शराब के ठेके थे वहां से स्मगलिंग हो रही थी, वहां से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। ना सिर्फ इतना, जो बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि मात्र 5% प्रॉफिट था, ये सीएजी रिपोर्ट ये दिखाती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के आधार पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। लेकिन इन शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया और 5% के नाम पर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। चैप्टर 6 पेज 58 ये सीएजी रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह से गलत दाम दिखा दिखाकर देश भर से ज्यादा कॉस्ट प्राइस दिखाकर शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से मुनाफा कमाया। ये सीएजी रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार कहा कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के सरकारी खजाने को, एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा केदारनाथ क्षेत्र में हुए कार्यों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन और USDMA डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाया जा रहा है। केदारनाथ त्रासदी के अनुभवों से सीख लेते हुए चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से वनाग्रिम रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। आज हम श्री केदारनाथ जी में जो 31 जुलाई की मध्य रात्रि को एक भीषण आपदा आई थी और उस दौरान जो अनेक प्रयास आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, पूरे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी वहाँ के उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, अनेक लोगों ने जो अपना योगदान दिया, उसी का आज हम सब उन प्रयासों को दर्शाने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के साथ ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जैसा अभी राजकुमार नेगी जी यहाँ से प्रेजेंटेशन हम सब लोग देख रहे थे कि कितने हमारे यात्री आए हुए हैं, कहाँ पर क्या स्थिति है, उस चीजों को अपडेट करने में, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जो डैशबोर्ड है उसका आज लोकार्पण हुआ है। भाइयों बहनों,
पिछले वर्ष जो आपदा आई और वो समय था चारधाम यात्रा का भी समय था। जैसा अभी सौरभ जी ने कहा कि वास्तव में बहुत कठिन समय था और ऐसा भी लग रहा था कि जो है कि यात्रा दोबारा कैसे शुरू होगी। बड़ा कठिन समय था और रात को पूरी रात भर हमारे सुमन जी और श्री विनय शंकर पांडे जी, हमारे जो है पूरे आपदा प्रबंधन की टीम, हमारे गृह मंत्रालय की टीम और जिला एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जिलाधिकारी, पूरी उनकी टीम, पूरे रात भर हम लोग मुझे ध्यान है कि 4-5 बजे तक मैं भी लगातार उनके संपर्क में रहा और प्रातःकाल 8 बजे उस दिन हमारा एक यहाँ पर मैंने जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक रखी हुई थी और इतनी बड़ी आपदा आ गई तो हमने तुरंत जो है उस बैठक को स्थगित किया। सतपाल महाराज जी का मुझे फोन आया कि बैठक में कितने बजे आना है, तो मैंने उनको कहा कि अब आज बैठक नहीं कर पाएंगे और आज हम लोग जो है यहाँ से सीधे केदारनाथ जी में जाएंगे। और भरत चौधरी जी को भी मैंने फोन मिलाया तो ये भी देहरादून में थे उस दिन, तो मैंने कहा आप भी तैयार हो जाइए और सीधे आप जो है हेलीपैड पर आइए। और हम लोग यहाँ से सीधे पहले गए घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में बड़ी आपदा आई थी, वहाँ भी और बड़ा दर्दनाक था। वहाँ भी होटल चलाने वाले एक परिवार के दंपत्ति पूरी आपदा की चपेट में आ गए और पूरा का पूरा सब कुछ वहाँ तबाह हो गया। बहुत बुजुर्ग माता थी, उनके बेटे और बहू दोनों ही एक साथ जो उस आपदा में उनका लापता हो गए और माता जी को पता भी नहीं था उनको आप बताए कौन घर में जाकर। भोपाल में आज वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की बदलती अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए 2047 तक विकसित भारत बनने के प्रयासों पर चर्चा की। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी निवेशकों को संबोधित किया। सम्मेलन में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों, निवेशकों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इस समिट का उद्घाटन किया है और अपना उद्घाटन के भाषण में जो भारत में संभावनाएं, जिन क्षेत्रों में 3 क्षेत्रों में जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी जो पिछले लगातार 4 साल से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सरकार के पॉलिसी डिसीजंस के चलते हुए, सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते हुए और भारत के हितों के साथ में समझौता न करने की नीति के चलते हुए आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो पिछले लगभग 6 साल में दुगनी हुई है, 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक पहुंची है और हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अभी हाल ही में हुई दावोस इकोनॉमिक समिट में सब लोगों ने संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब जिस रास्ते पर चल रही है, अब हर 7वां साल बाद में वो जो साइज आज है उससे दुगनी होती जाएगी। आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बेस पर खड़े। 2047 का जो टारगेट लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश 140 करोड़ लोगों की ताकत से विकसित भारत बनने की दिशा में जा रहा है। इस 23 साल के कालखंड में लगभग 4 बार भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसका दोहरीकरण होगा। हम 4 ट्रिलियन पे खड़े हैं, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत आगे जा रहा है। इकोनॉमी की इस ग्रोथ के साथ में जोड़ करके जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ जिस दृष्टिकोण से होता है, उसके 2 पक्ष है। पहला पक्ष कि जब सरकार में देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, जीडीपी की साइज बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो सरकार के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं। हमने देखा 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक जब इकोनॉमी हुई और सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे था, पिछले बजट में भी था और अब की बजट में भी 11,01,111 करोड़ रुपए का निवेश बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होगा। इसकी घोषणा बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की गई है। देश में पिछले 10 साल में 1,50,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवेज और सड़कें बनी। देश के रेलवे सेक्टर का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन संपन्न हो गया। देश ने न्यू जनरेशन सेमी हाई स्पीड ट्रेन को 1 से शुरू होकर के 100 तक पहुंचते हुए देखा। देश में हवाई अड्डों की संख्या को 75 से बढ़कर के 150 तक होते हुए पहुंचा। वाटरवेज जो भारत में नहीं थे उनको नए वाटरवेज को भारत में खड़े होते हुए और बनते हुए देखा। पिछले 5-10 साल के कालखंड में अर्थव्यवस्था जब केवल 2 से 4 ट्रिलियन तक पहुंची है। मैं यहाँ उपस्थित आप सब लोगों से आग्रह के साथ में कहना चाहता हूँ, कल्पना करके देखिए कि जब हम 4 से 32 होंगे तब भारत कहाँ होगा। जो संख्या आज हमारे हवाई अड्डों की 157 है, जो संख्या आज हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस की लगभग 100 के आसपास पहुंची है, अगले 5 साल में ये संख्या दोनों जगह पर दुगनी होने वाली। और उसके साथ साथ में देश की सरकार की नीतियों के चलते हुए जिस तरह से भारत में गरीब आदमी, सामान्य मानवी जो बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम